हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ जो करंट टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। एक पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन कराया और एक पार्ट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया। इस तरीके से 75 मैंने टोटल क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और इस यूनिट के अंतर्गत 200 प्लस क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताइएगा कि किस यूनिट से और आपको क्वेश्चन चाहिए, मैं उसी यूनिट को सबसे पहले कवर कराऊंगा। और इसके साथ ही साथ ये पूरी तरीके से जो वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये प्रैक्टिस सेट की तरह होने वाला है। क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि आप प्रश्नों का उत्तर आसानी के साथ दे पाएँ। और मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक कुछ भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से नहीं पढ़ा, तो ये जो 200 मैंने प्रश्न आपको करा रहा हूँ इनको आप अच्छे तरीके से करिएगा। ये जो 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप बड़ा अच्छे तरीके से बना लेंगे। बस आपको ईमानदारी से और अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, बार बार रिवाइज करना है और यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उनको आपको क्लियरली एग्जाम में सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सभी देखेंगे और सभी प्रश्नों को ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे ताकि एग्जाम में आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित हैं। अब देखिए, अगर किसी शिक्षक को अपना व्यावसायिक विकास करना है तो अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में से किसकी आवश्यकता उसको हो सकती है, ये आपको फाइंड करना है। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए, वीडियो को पॉज करेंगे, आपके पास पर्याप्त समय होगा सोचने के लिए ताकि आप बेहतर आंसर कर पाएँ। तो वीडियो को पॉज करके आप समय लेकर अच्छे तरीके से आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो तो एक तो पहला यहाँ पर हो जाएगा, व्यावसायिक साहित्य उसके पास होना चाहिए, उसके पास सहकर्मी होना चाहिए, व्यावसायिक समितियाँ होनी चाहिए और व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु जो है उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में इन चारों की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक विकास का मतलब कि अब वो टीचिंग पेशे को ही व्यावसायिक लेवल पे, जैसे बड़ी संस्था कह लीजिए इस तरीके पे लेकर जा रहा है, तो वहाँ पर सहकर्मी की भी आवश्यकता होगी, व्यावसायिक साहित्य जो है उसकी भी आवश्यकता होगी, व्यावसायिक समितियों की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है 29 अगस्त 2022 से न्यू बैच जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं पेपर 1 के। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर यूजीसी नेट रैंकर्स की कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर उन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक कर रखा है और इसके बाद यहाँ पर आपकी जगह भी बन सकती है। इसके साथ ही साथ एक एडवांटेज आपको ये भी मिलने वाला है कि अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के तरफ से 100% जो है आपकी फीस को वापस कर दिया जाएगा, यानी मनी बैक गारंटी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। जो लर्नर है, जो अध्येता है, उसकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसकी अधिगम दक्षता को प्रभावित नहीं करती है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लिंग जो है किसी भी अध्येता या लर्नर को जो है उसकी विशेषता के अंतर्गत जो है अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, आप लड़की हैं या लड़का हैं, ऐसा तो आपने नहीं देखा, लड़कियों ने भी टॉप किया, चाहे यूपीएससी और भी कई सारे एग्जाम हैं, लड़के भी टॉप करते हैं। तो यहाँ पर लिंग मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपकी मानसिक परिपक्वता क्या है, रुचि किस विषय में रखते हैं, आपकी अभिवृत्ति क्या है, ज्ञान के बारे में क्या नॉलेज है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लिंग मैटर नहीं यहाँ पर करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है।
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर परियोजना विधि। परियोजना विधि में जो है शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। इष्टतम का मतलब सबसे ज़्यादा जो है इंगेज जो है छात्र परियोजना विधि के अंतर्गत होता है, इष्टतम का मतलब अधिकतम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया तो ये आपका राइट आंसर है और 2 नंबर यहाँ पर आपके मिल जाते हैं आपको। एक प्रश्न का 2 नंबर आपका होता है पेपर 1 में, ये आप सभी को पता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए मैं कंटिन्यूअस वीडियो को आगे बढ़ाता चलूंगा, आपको प्रश्नों को और अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करिएंगे तो वीडियो रुक जाएगा, अच्छे तरीके से सोचेंगे और अपना आंसर भी दे पाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक व्यवस्था। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला जो एक सर्वाधिक शक्तिशाली जो कारक होता है वो आपका शैक्षणिक व्यवस्था है, यानी शैक्षणिक व्यवस्था किस प्रकार की है वो डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हर तरह का प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है। अभिकथन तर्क वाला भी प्रश्न मिलेगा, सिंपल प्रश्न भी आपको मिलेंगे, कथन वाले भी प्रश्न मिलेंगे और मैचिंग वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर तरह का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभिकथन में बताया जा रहा है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तर्क दिया गया कि अधिगम के उपयोग होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अधिगम यानी कि लर्निंग जो है आपका जीवन पर्यंत चलता है। जन्म जब आप लेते हैं तभी भी सीखते हैं, मृत्यु होने तक भी आप कुछ न कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल या कॉलेज में ही बस आप सीखते हैं, आप अपनी प्रकृति से सीखते हैं, आप अपने समाज से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं। इसलिए अधिगम जो है जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उन तथ्यों को जो है छात्रों के जीवन से जोड़ कर के अगर आप पढ़ाएंगे तो अधिगम ज़्यादा जो है इफेक्टिव होगा, बच्चों के दिमाग में वो तथ्य लंबे समय तक रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, ये आपको बताने का प्रयास करना है। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो सही है, उसी को आपको बताना है। अब इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि शिक्षण कितना ज़्यादा प्रभावी है ये तब पता चलेगा कि छात्रों ने कितना ज़्यादा अधिगम किया। क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 70% बच्चे जो है अगर किसी विधि से शिक्षक पढ़ा रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर शिक्षण जो है प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यही बोला गया कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर ही शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चयों में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए कूट का चयन आप कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, कौन से ऐसे कथन हैं जो शिक्षण अधिगम संबंधों के बारे में स्वीकार्य कथन है, उनका चुनाव करिए। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताइए। देखिए इसमें सबसे पहला एक तो सही है, जब छात्र किसी परीक्षण में असफल होता है तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। अगर छात्र परीक्षण में असफल होता है तो शिक्षक भी असफल होता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही छात्रों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। और इसके बाद से देखिए यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। तो अगर आप शिक्षण करते हैं तो आप तो यही सोचते हैं कि अधिगम हो, छात्र वहाँ पर सीखे। फिर उसके बाद से तीसरा हो जाएगा, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अधिगम के बिना शिक्षण किया जा सकता है, लेकिन शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। तो शिक्षण और अधिगम के संबंध में ये 4 ऐसे कथन हैं जो स्वीकार्य कथन है, जो कि आपका किस में दिया गया है, वो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है
ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं एज ए होमवर्क, आप समझ सकते हैं। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं सभी का कमेंट देखूंगा कि किसने जो है इस प्रश्न का जवाब दिया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इस सबका जवाब देंगे और उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है किसमें, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। परिचर्चा विधि के द्वारा जो है छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव हो पाती है। परिचर्चा में बहुत सारे छात्र होते हैं जो किसी विषय पे चर्चा करते हैं, इसमें छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अब अगर मूल्य शिक्षा आप दे रहे हैं और उसके उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें कि किस पे संकेंद्रित कर अच्छी तरीके से पूरा किया जा सकता है, तो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना होना चाहिए। किसी के दुख में ऐसा नहीं कि उसको दुख देना चाहिए, परेशान करना चाहिए, मानवीय मूल्यों की संवेदना जो है होनी चाहिए उस छात्र में। अगर आप मूल्य शिक्षा उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मूल्य शिक्षा दे रहे हैं वो अमानवीय व्यवहार कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, पीट रहा है, लोगों को दुख दे रहा है, तो वो अमानवीय व्यवहार है, वहां पर फिर मूल्य शिक्षा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी राइट आंसर अगर ऑप्शन सी बताया है तो सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें दिया गया है कि मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ जो है सुमेलन कीजिए और सही कूट का चयन करिए, यानी कि इन चारों में से ही आपको राइट आंसर बताना है। तो मूल्यांकन प्रणाली के बारे में जो है सूची 1 में दिया गया है और उसी के साथ जो है सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो आप मैच करिए इत्मीनान से और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? रचनात्मक मूल्यांकन, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका चौथे के साथ। प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं जो है रचनात्मक मूल्यांकन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। फिर संकलनात्मक मूल्यांकन, ये किसके साथ मैच होगा? ये आपका तीसरे के साथ मैच होगा। अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण होता है इसमें। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये किसके साथ मैच होगा? ये पहले के साथ मैच होगा। नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है। और मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण किसके साथ मैच होगा? दूसरे के साथ। किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण व उनकी व्याख्या करना जो है मानक और निष्कर्ष संबंधित परीक्षण आपका होता है। तो मूल्यांकन का जो है एक प्रकार यहाँ पर दिया गया है और उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ उसके बारे में बातें या तथ्य दी गई हैं, सिंपली उसी के साथ हमें मैच करना था। उम्मीद है कि आपने भी मैच कर लिया। जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन ए में दिया गया निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तर्क में क्या बताया गया है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। सब कुछ मैंने क्वेश्चन लिया, हर तरह का प्रश्न जैसा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वैसा सारा प्रश्न मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की जो है यहाँ पर सही व्याख्या है। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, ये सही बात है। और संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार इन चारों विकल्पों में से क्या है? शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता की औचित्य का आधार क्या है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इसका आधार जो है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, यानी कि जो भी हम शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के दौरान, तो हम यही चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम को हम बढ़ा सके, उसके उच्च स्तर पर ले जा सके। इष्टतम का मतलब अधिक कर सके, बढ़ा सके, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची नीचे दी गई है, यानी उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कूट नीचे हैं,
इन चारों में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली आपका इन कथनों में से जो सबसे पहले हो जाएगा वो तो पहला है अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद से तीसरा आपका हो जाएगा अध्यापक का संप्रेषण कौशल। फिर उसके बाद से आपका 6 नंबर का कथन हो जाएगा कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले जो सकारात्मक कारक हैं वो ये तीनों हैं। अध्यापक को विषय का ज्ञान अपना होना चाहिए अच्छे तरीके से, अध्यापक का संप्रेषण कौशल बेहतर होना चाहिए जिससे वो तथ्यों को अच्छे तरीके से छात्रों तक रख सके, और एक अच्छा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की जो है क्षमता, यानी कि कक्षा के संचालन को भी वो बेहतर तरीके से कर सके। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। आपने भी राइट आंसर डी बताया तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, यानी कथन दिया गया उसके संदर्भ में और नीचे कूट दिया गया है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टेटमेंट्स आपका सही होगा वो पहला है विषय के संबंध में अधिगमन कर्ता का पूर्व अनुभव। इसके साथ ही साथ आपका तीसरा हो जाएगा यहाँ पर विषय के संदर्भ में अधिगमनकर्ताओं की योग्यता, और उसके बाद से आपका चौथा हो जाएगा विद्यार्थियों की भाषा और पृष्ठभूमि, और 6 नंबर का आपका हो जाएगा विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा, यानी शिक्षार्थी की विशेषताओं की बात यहाँ पर की जा रही है किसके संदर्भ में, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के कल्पन के दौरान। तो यहाँ पर विषय के संबंध में अधिगमनकर्ता का पूर्व अनुभव कैसा है ये मायने रखता है। अगर अगली क्लास में जाता है तो पिछली क्लास के ज्ञान के बारे में उसको पता हो, तभी अगली क्लास की कक्षाओं में जो विषय उसे पढ़ाए जाएंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। विषय के संदर्भ में अधिगमनकर्ता की योग्यता, और विद्यार्थियों की भाषा और पृष्ठभूमि, और विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो ये सभी आपका सही होगा, जो कि किसमें दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है बेसिकली। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की योजना बनाई। नीचे 2 मत दिए गए हैं। मत पहले में दिया गया सेट पहले में कि संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है, जो कि यहाँ पर सूची 1 दिया गया कि संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर है। सूची 2 में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने वाले मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया आपका स्मृति स्तर के बारे में दिया गया है। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका सिंपली दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, ये स्मृति स्तर में बात की जा रही है। फिर अवबोध स्तर किसमें हो जाएगा, ये पहले के साथ आपका मैच हो जाएगा। किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, या उसे अलग कर पाते हैं आप। फिर विमर्शीय स्तर किसके साथ मैच होगा, ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। विवेच्य बिंदुओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना, ये विमर्शीय स्तर। देखिए शिक्षण के 3 स्तर भी होते हैं, ये आप सभी को बताया, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर। स्मृति स्तर में ज्ञान को जो है आपके दिमाग में बिठाया जाता है, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती। फिर जब ज्ञान हो जाता है तो आप चीज़ों का बोध करने लगते हैं। जब बोध हो जाता है तो आप तर्क, चिंतन, विमर्श करने लगते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन सी बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। नीचे इन 4 में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें कथन आपका राइट हो जाएगा वो तो है दूसरा, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। इसके साथ ही साथ यह छात्रों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन भी करता है, और इसके साथ ही साथ यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ये तीनों विशेषताएं 2, 3, 4 जिसमें दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 2, 3, 4 दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, उसके संदर्भ में ये कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं। इनमें से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें आपका सही होगा वो है उदाहरण प्रस्तुत करना। फिर उसके बाद से तीसरा यहाँ पर हो जाएगा अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि शिक्षण ये बेसिकली कि निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से क्या कौन सा ऐसा गुण है, अच्छी हैबिट्स जो है शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। एक तो उदाहरण को प्रस्तुत करना, अगर किसी तथ्य को अगर आप समझा रहे हैं क्लासरूम में तो उदाहरण दे के आप समझा सकते हैं, ये आपके अच्छे गुण को जो है या उसकी ताकत को प्रदर्शित करता है। अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर आप रहते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं उसके गुणों के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा विकल्प जो है राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन बी आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये जो है बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही विकल्प आपका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प है और नीचे दिए गए इन चारों कूटों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है। देखिए निदान भी आवश्यक है। अगर छात्रों को कोई परेशानी या विषय को संबंधित कुछ समझ में नहीं आया तो निदान करना वो भी जरूरी है। उपचार भी, या अगर कोई बच्चा सीखने में समस्या उसको हो रही है, समझ नहीं पा रहा तो उपचार की बात यहाँ पर की जा रही है। निर्देश होना चाहिए, प्रतिपुष्टि, फीडबैक लेना छात्रों से, क्या उनको चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही है नहीं। तो ये चारों ही जो अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ईजिली आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, उसके संदर्भ में कुछ कथन हैं, नीचे कोड दिए गए हैं, इसमें से ही आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो दूसरा आपका हो जाएगा शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश। फिर उसके बाद से तीसरा हो जाएगा शिक्षण के नवीन विधियाँ अपनाने में शिक्षक की सहायता करना और शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। तो ये जो है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य। अगर विद्यार्थी जो है शिक्षकों का मूल्यांकन करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना चाहिए कि जो टीचिंग का वो काम कर रहे हैं उनको गंभीरता से लेके अच्छे तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए बीच बीच में होता है, अगर क्लास 40 मिनट का या 45 मिनट का तो बीच में भी जो है कुछ हम बातें करते हैं कि क्लास में एंगेजमेंट बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो विषय जो हमारा टॉपिक है उससे हटकर हम कहीं और चले जाएं। तो बेसिकली ये बात कही जा रही है। और शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना चाहिए। अगर कोई नया मेथड या विधि अपना रहा है शिक्षक तो छात्र उसमें जो है उनको हेल्प करे। शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्र की पहचान करना कि क्या और भी बेहतर हो सकता है शिक्षक के अंदर, ये जो है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, 3, 4। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। ये भी क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके बारे में भी अभी मैंने एक क्वेश्चन ऊपर था उसमें मैंने बताया था, जहाँ पर जो है जो टीचिंग का जो लेवल है 3 लेवल पर टीचिंग की जाती है। स्मृति स्तर होता है, फिर उसके बाद से अवबोध और लास्ट में आपका विमर्श या चिंतन स्तर। तो आई होप कि आपको यहाँ पर हिंट भी मिल गया होगा और ईजिली जो है आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा तंत्र शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। देखिए किस पृष्ठभूमि से छात्र आ रहा है स्कूल में ये मायने नहीं रखता है, वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शिक्षक भी किस पृष्ठभूमि या सामाजिक क्षेत्र से आता है ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो कितना अच्छा शिक्षण करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वही कथन हमें चुनना है। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जो इसमें कथन आपका राइट होगा वो तो एक पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर, वे संकल्पना धारण को जो है लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपका अगला इसमें राइट हो जाएगा वो दूसरा है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। तो ये तीनों आपका शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में सही हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो अधिगम को इंटरेस्टिंग बनाती है ताकि बच्चा और रुचि लेकर जो है चीज़ों को समझ सके। तो बेसिकली ये 1, 2, 3 जो इसमें दिया गया है कथन वो आपका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये वीडियो का वैसे लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल कौन सा है इन चारों में से या इन विकल्पों में से। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार आपको अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें बेसिकली जो आपका राइट होगा, एक तो पहला होगा व्याख्यान, और उसके बाद से दूसरा होगा पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, और आपका तीसरा हो जाएगा सामूहिक कार्य। तो शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंदर उनका व्याख्यान शामिल होता है, किस तरीके से वो लेक्चर देते हैं, और पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, उसके साथ ही साथ सामूहिक कार्य। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारा नीचे दिया गया विकल्प है उसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और 2 नंबर यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो आपको पता है कि पेपर 1 में एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली आपका 10 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर से बच्चा नेट क्वालिफाई नहीं कर पाता, 1 नंबर से बच्चा JRF से रह जाता है, तो ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो का सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, सभी प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया होगा, और इन 25 प्रश्नों में से उम्मीद है कि आप सभी ने 20 क्वेश्चन जो है सही किए होंगे। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप सभी इतना अच्छा स्कोर जरूर किए होंगे, इससे प्लस ही किए होंगे, क्योंकि आप सभी कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो का सेशन कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और किसी और यूनिट से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वैसे आज के इस वीडियो को लेकर जो है 100 प्रश्न हमने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से कंप्लीट कर लिए हैं। 200 प्रश्नों को मैंने कराने के लिए आपको कहा था, और उम्मीद है कि जल्द ही 1 से 2 वीडियो में मैं आपके 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर दूंगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये वीडियो जो है मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार में ऐसा क्या हुआ कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता चला गया और माइक लगा भी था और मुझे लगा कि सब कुछ अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अंत में जब एडिट करने में गया और तो वहाँ पर मैंने देखा कि वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं है, वीडियो इस तरीके से चल रही है और आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होता है। उसके बाद से ये दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा कितना 1 घंटा तो उसमें गया क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई। अब ये दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक बार सुनूंगा कि आवाज़ है कि नहीं है, लेकिन भरोसा है कि आवाज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो भी इसमें गड़बड़ी थी उसको मैंने सही किया था। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है आप उसे प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे, चाहे क्वेश्चन की वीडियो हो, चाहे टॉपिक्स की वीडियो हो, चाहे एग्जाम रिलेटेड अपडेट की वीडियो हो। इसके साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फायदा मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।